हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th में बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है, उम्मीद है सबसे अच्छा रहा होगा ये पेपर, क्योंकि आपने काफी मेहनत की है और आज उसका फल आपको मिल चुका है। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि अपने निशांस कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज हुई थी और जो आपको बुकलेट दी गई थी, उसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल चुके हैं। 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरह आप और हमारी मेहनत रंग लाई है। बच्चों, मैं आपसे ये पेपर डिस्कस करना चाह रहा हूं एक बार। जैसा कि अभी अपन बोर्ड का पूरा पेपर सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं अपने जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर हुए हैं बच्चों, जिसमें B1 पेपर यहाँ पर हुआ था। B1 के बाद बच्चों B2 पेपर हुआ था, B2 के बाद B3 और B3 और इसके बाद B4 पेपर, और लास्ट में बच्चों आपने मेजर पेपर दिया था। तो यहाँ पर टोटल 5 पेपर हमने आपसे लिए थे, प्लस जो अपनी बुकलेट है बच्चों, बुकलेट यानी कि जो हमारे प्योर नोट्स से बनाई गई है, अगर आपने इसको नोटिस किया हो तो लगभग अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर इसमें से पूछे गए हैं। तो आपको ये लग ही गया होगा बच्चों कि 4 तो यहाँ पर B1, B2, B3 और B4 माइनर पेपर थे और एक पेपर था बच्चों अपना मेजर पेपर। तो इस तरह 5 तो ये थे, प्लस हमारी जो बुकलेट है बच्चों, निशान कोचिंग की जो बुकलेट है, इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल चुके हैं ये आपने आज नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि आज 12th बायो का यहाँ पर बोर्ड का पेपर हुआ था। बच्चों, इसके साथ जो जो क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं, ये सारी चर्चा हम वापस फिर से करेंगे कि कहां से कौन सा क्वेश्चन मिला था। ये अपन पेपर के लास्ट में वापस पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि कहां से बुकलेट में और कहां से मेजर और माइनर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों, अब अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड का जो पेपर हुआ है बच्चों आपका, देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस चलता है, 56 नंबर का पेपर हुआ है। आइए सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए को सोल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो कितना इजीली यहाँ पर पूछा गया है। अनिषेक जनित फल का उदाहरण लिखिए। बच्चों, अनिषेक जनित फल जो बिना निषेचन के ही बन जाता है, उस फल का उदाहरण आपसे पूछा है। बच्चों, आपको इसमें बताना था केला ऐसा फल है बच्चों, केले में बीज नहीं बनते हैं, जो यहाँ पर अनिषेक जनित फल का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया बच्चों केला। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ताजे पानी में उगने वाला जल परागित पादप है। बच्चों, जल परागित पादप तो यहाँ पर और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ताजा पानी यहाँ पर बोला गया है, नदियों का पानी, झीलों का पानी, तो यहाँ पर वेलिसनेरिया जो पादप है बच्चों, वेलिसनेरिया पादप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जल के द्वारा परागण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वेलिसनेरिया, ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। प्रसव क्रिया, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला हार्मोन है बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। स यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, वे कहलाते हैं। बच्चों, जब आपको डीएनए कुंडली की पैकेजिंग समझाई जा रही थी, तो यहाँ पर बताया था कि बच्चों डीएनए कुंडली के बाद जो एक्स्ट्रा मैटर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब आप क्लासरूम में यहाँ पर पढ़ रहे थे ऑफलाइन, तो निशांस के बच्चों को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और आज बन चुका बच्चों। देखिए, कुछ ढीले ढाले बंधे क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की। बच्चों, मेंडल के नियमों की वापस खोज 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इनके हमने देश का नाम भी लिख रखा था, प्लस
वैज्ञानिकों का नाम भी लिखा था और आपसे याद भी करवाया था ऑफलाइन में बच्चों। तो आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा यहाँ पर डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की वापस खोज की थी। बच्चों यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। आनुवंशिक विकार जो कि एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। बच्चों एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो गया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं को होने वाला रोग है क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स लिंक गुणसूत्र होते हैं और 2 में से एक एक्स लिंक गुणसूत्र का लोप हो जाता है। ये रोग पुरुषों में नहीं हो सकता क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स लिंक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर ये लॉजिक के साथ आपने ये बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट देखिए, भूवैज्ञानिक कालों में जबड़े रहित मछली का विकास संभवतः कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा। बच्चों अपन ने जब ऑफलाइन यहाँ पर निशान कोचिंग में तैयारी कराई जा रही थी आपकी, तो आपको यहाँ पर सन वगैरह सब बहुत अच्छे ढंग से लिखवा रखे थे। आपसे बार बार बोला भी जा रहा था कि बच्चों जो भी लाइन लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज आपकी और हमारी मेहनत सफल हो गई बच्चों। यहाँ पर 350 वर्ष मिलियन वर्ष पूर्व जो है जबड़े रहित मछलियों का विकास किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है। बच्चे यहाँ पर आपने बहुत अच्छे ढंग से कर दिया होगा। हरे पादपों को बच्चों यहाँ पर उत्पादक कहा जाता है। राइट आंसर हो गया अ। मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। बच्चों आपको शुक्राणु का चित्र पूरा समझा रखा था और उसके भाग थे शीर्ष भाग, सबसे ऊपरी भाग, इसमें एक्रोसोम पाया जाता है जो मादा के अंडाणु की झिल्ली को गलाने का कार्य करता है जब मानव में निषेचन क्रिया का समय आता है। तो राइट आंसर हो गया बच्चों स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। बच्चों नर जनन तंत्र का डायग्राम प्लस उसकी सारी संरचनाएं बुकलेट में और अपने नोट्स में जो कि बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे आपने देखी होगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर तुम्बिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है, ये नर में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समष्टि में जाति अ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है और जाति ब ऋणात्मक है तो पारस्परिक क्रिया का नाम होगा। बच्चों यहाँ पर देखिए एक जाति को लाभ हो रहा है और एक जाति को नुकसान हानि हो रही है, तो इस क्रिया को हम क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पारस्परिक क्रिया का नाम यहाँ पर आप परभक्षण भी बोल सकते हैं क्योंकि परभक्षण में यहाँ पर पक्का एक जीव जाति को लाभ होता है और दूसरी जीव जाति को यहाँ पर हानि होती है। तो सबसे राइट आंसर है इसका परभक्षण, जिसमें एक जीव को लाभ हो गया और दूसरा जो यहाँ पर शिकारी हो गया उसको यहाँ पर नुकसान हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय होते हैं। बच्चों जैव मात्रा के पिरामिड अगर समुद्र में पूछे जाते हैं तो वो हमेशा उल्टे बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। बच्चों सुजाक, हर्पीस, सिफिलिस ये सब यौन संचारित रोग है। क्षय रोग जिसको टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है ये यहाँ पर यौन संचारित रोग नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। बच्चों साइटोसिन जो है वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो ये दोनों में पाया जाता है। बाकी इसके सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर वो मैच नहीं खा रहे। नेक्स्ट, जैव उर्वरक के रूप में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। बच्चों सूक्ष्म जीव यहाँ पर जो है बेसिलस thuringiensis जीवाणु है जो जैव उर्वरक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। और यहाँ पर जैव उर्वरक का एक सबसे अच्छा उदाहरण राइजोबियम है। बच्चों राइजोबियम इससे भी ज्यादा यहाँ पर मटर पादप जो है मटर कुल के पादप की जड़ों में पाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ध्यान रखना बच्चों राइजोबियम
जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे गंभीर और घातक मलेरिया का कारण बनती है? बच्चों बहुत अलग से आपको लिखवाया था, अलग से समझाया था आपको अपनी निशान कोचिंग की जो ऑफलाइन क्लासेस है उनमें आपको यहाँ पर बताया गया था। तो फेल्सीफेरम जो है ये सबसे खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम की एक विशेष जाति का नाम है फेल्सीफेरम। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स मुख्यतः कैनेबिस सैटाइवा पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? बच्चों यहाँ पर पुष्प क्रम आपने पढ़ा होगा बच्चों, पुष्प क्रम जो यहाँ पर कैनाबिस सैटाइवा पादप का है उससे कैनाबिनॉइड्स नामक ड्रग्स प्राप्त की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको उस समय। CO का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। हमने प्रत्येक जो नाम था प्रतिबंधन एंजाइम का उसका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताया था कि ई बच्चों यहाँ पर ई तो करता है वंश के नाम को शो करता है और C और O बच्चों यहाँ पर जाति जो है उसको प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजाति। बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब आया यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत अवस्था आती है जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना में बदल जाता है। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना। ये यहाँ पर राइट आंसर है इसका। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित किया जाएगा। पढ़ा था आपने बहुत अच्छे ढंग से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के 4 युग्मों के विलोपन और सम्मिलन से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। पढ़ा था अपन ने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ढंग से। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यहाँ दिया गया है तो केवल फ्रेम शिफ्ट आपको यहाँ पर लिखना था। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन किया होगा। ये क्वेश्चन अपने जो पेपर हुआ था बच्चों यहाँ पर टेस्ट सीरीज का उसमें एज इट इज ऐसे कैसे ये लाइन यहाँ पर बोर्ड वालों ने भी दे दी। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि अगर आपने टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन और यहाँ पर जो अपने रिक्त स्थान दिए थे टेस्ट सीरीज में वो भी आपने अगर सोल्व किए तो ये एज इट इज ऐसे कैसे यहाँ पर मिल चुका है ये क्वेश्चन। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने माइनर और मेजर पेपर और अपनी निशांत की जो बुकलेट है उसमें से एज इट इज ऐसे कैसे ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण इन्हें अपहासित कूट कहते हैं। बच्चों समझाया था अपहासित का मतलब। अपहासित मतलब यहाँ पर बहुत सारे कूट जो है वो मिल चुके हैं और उन सबका एक से अधिक प्रकूटों द्वारा यहाँ पर एक ही एमिनो अम्ल का कूट लेखन होता है तो कूटों का आपस में मिलना अपहासित कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन सैकेरोमाइसीस सिरेविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। सैकेरोमाइसीस बच्चों यहाँ पर यीस्ट कवक का ही दूसरा नाम है। बहुत अच्छे ढंग से आप ये कवक बहुत सी जगह काम में ली जाती है। शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में इस कवक का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका में किया गया था। उस एंजाइम का नाम बताइए। एडिनोसिन डीएमिनेज। बच्चों इस एंजाइम को अपन शॉर्ट में ADA एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो इस ADA एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिक कोशिकाएं नामक प्रसरण हार्मोन का संश्लेषण और स्त्रावन करती है। बच्चों नर हार्मोन आप टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हो, एंड्रोजन लिख सकते हो। ये हार्मोन यहाँ पर प्रसरण हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर है। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम
की खोज से डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना संभव हुआ है। आणविक कैंची हमने उस समय काफी डिस्कस किया था। मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची किस एंजाइम को कहा गया है बच्चों? आणविक कैंची प्रतिबंधन एंजाइम को कहा गया है, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ शहर के केंद्रीय औषध अनुसंधान द्वारा की गई। बच्चों यहाँ पर शहर का नाम पूछा है, लखनऊ। कितना मतलब बोर्ड का आप देखिए स्टैंडर्ड किस तरह का है, बच्चे से मतलब वो क्या क्या यहाँ पर याद करवाना चाह रहा है कि क्या क्या बच्चे पर यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, कहाँ कहाँ उसने जो है समझने की कोशिश की है। तो लखनऊ शहर का नाम भी बच्चों यहाँ पर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो उसे अभिसारी विकास कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे के ऐसे ही लाइन उठा ली बच्चों। यहाँ पर जो है मैंने कहा था आपसे कि बुक की जो लाइनें होती है वो हमने नोट्स में और अपनी जो बुकलेट है इनमें बहुत अच्छे ढंग से आपको बार बार हाईलाइट भी करवाई थी कि बच्चों ये लाइन यहाँ पर बन सकती है, रिक्त स्थान में काम आ सकती है। तो यहाँ पर वही हुआ, बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे आ गया। होमो हेबिलिस मानव की दिमागी क्षमता 650 सीसी से 800 सीसी तक होती है बच्चों। बिल्कुल सिंपल, जब आपको बताया जा रहा था तो बताया था कि नीट में और अपनी जो बोर्ड क्लासेज है उनमें इस टाइप के मानव से संबंधित, दिमाग से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। इस तरह हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड पेपर का, वो फिनिश हो चुका है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द अथवा एक पंक्ति में यहाँ पर आंसर देना है। आइए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहला है उल्बवेधन को परिभाषित कीजिए। बच्चों एमनियोसेंटेसिस क्रिया, गर्भवती महिला में जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो एमनियोन गुहा होती है, उस एमनियोन गुहा में कौन सा द्रव भरा हुआ है बच्चों? एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव में यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। एक बूंद द्रव बाहर निकाल लिया जाएगा। उस एक द्रव बूंद से हमें ये पता चल जाएगा कि उस बच्चे में कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग तो उसमें नहीं है। तो उल्बवेधन को परिभाषित कीजिए। गर्भवती महिला की गर्भाशय की एमनियोटिक गुहा से एमनियोटिक द्रव को निकालकर उसका परीक्षण करना ही उल्बवेधन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण लिखिए। बच्चों जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 44 प्लस XXY यानी कि 47 गुणसूत्र अगर हो जाते हैं बच्चों तो उसे हम क्लाइनफेल्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक कारण लिख चुका कि यहाँ पर एक X गुणसूत्र अतिरिक्त मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। तो ये क्लाइनफेल्टर है बच्चों। इसमें नर को ये रोग हो रहा है और नर में मादाओं के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोग के उपचार में किया जाता है? बच्चों ट्राइकोडर्मा, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया था। ट्राइकोडर्मा एक कवक का नाम है जिसका उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। बहुत हाईलाइट करवाया था उस समय, आपको याद होगा बच्चों बहुत अच्छे ढंग से। कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है? बच्चों सूत्रकृमि का नाम आपको बताया था मिलवाडेगाइन। मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया। बहुत से बच्चों ने अगले दिन सुनाया भी था जब अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही थी। उस समय शुरू में जब आपको ये नाम लिखाया गया था तो मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे बच्चों को एक ताजुब टाइप हुआ था कि इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा। लेकिन जब मैंने आपको 50 बार बताया प्लस आपने मेरे साथ इसको रिपीट किया, मैंने यहाँ पर आपसे पढ़वाया भी था कि बच्चों एक बार पढ़ के बोलिए, पढ़ने से भी वो नाम इजी लगने लग जाता है। ये सारी विधियां हम इस्तेमाल कर चुके हैं और जिस दिन बच्चों ने इस चीज पे ध्यान दिया था बाकायदा उन्होंने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा, मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया। बच्चों नेक्स्ट है आप्रवासन को परिभाषित कीजिए। आप्रवासन का मतलब होता है बच्चों
किसी स्थान से दूसरे जीव आ जाते हैं तो यहाँ पर दी गई समय अवधि में उस स्थान पर किसी और स्थान से जीवों का आना आप्रवासन कहलाता है। आप्रवासन का मतलब आपको समझना है बच्चों, किसी स्थान पर दूसरे स्थान से जीवों का आना, यहाँ पर आपको बताना है, तभी आप्रवासन की परिभाषा क्लियर होगी। नेक्स्ट, वर्णांतर में व्यक्ति कौन से रंगों में विभेदन नहीं कर पाता? बच्चों लाल और हरा रंग जो है यहाँ पर वो विभेदन नहीं कर पा रहा। लाल और हरा रंग जो है वो एक दूसरे का पूरक दिखाई देता है। इन रंगों में अंतर नहीं कर पाने से वर्णांतर रोग हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है। कौन से रोगजनक जीवाणु से मनुष्य में टाइफाइड ज्वर होता है? यहाँ पर जीवाणु का नाम पूछा गया है बच्चों आपसे। जब ऑफलाइन में जब बात चल रही थी टाइफाइड रोग का रोगजनक लिखते ही बच्चों 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु बच्चों याद है आपको, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। बच्चों साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है मानव में टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, सहभोजिता का एक उदाहरण लिखिए बच्चों। सहभोजिता का एक उदाहरण, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण बताए थे बच्चों। सहभोजिता में ध्यान रखिएगा, एक जंतु को लाभ होता है, दूसरे जंतु को न तो लाभ होता है बच्चों और ना ही हानि होती है। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पर पशुओं का जो उदाहरण बताया था बच्चों, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां पर पशु आगे आगे चलते हैं तो उनके पीछे बगुले चलते हैं। तो यहाँ पर बगुलों को यहाँ पर फायदा हो रहा है, उनको कीट आसानी से दिख रहे हैं जो पेड़ों में छिपे हुए थे, पौधों में छिपे हुए थे। और यहाँ पर बगुलों को तो आप बता सकते हो धनात्मक फायदा हो रहा है। और यहाँ पर जो पशु आगे बढ़ रहे हैं चढ़ते हुए, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको न तो फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है, बगुलों से उनको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाली प्रोटीन कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध होती है? बच्चों क्राई प्रोटीन बताई थी आपको, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। बच्चों ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा चुके हैं पहले से ही। मुझे इसलिए खुशी हो रही है बच्चों क्योंकि ये हम काफी अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके थे। अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं निशान कोचिंग में, जो टेस्ट थे, अपना सीक्वेंस जब आया था बायोलॉजी के पेपर का, तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पर आपको दिया था, आपको याद होगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन था मक्का का, तो ये क्वेश्चन आप हाईलाइट करवाने के लिए मैंने उसमें डाला था और देखिए आज उसका फायदा मिल गया हमें। देखिए भ्रूण कोश का चित्र है बच्चों, भ्रूण कोश का चित्र। यहाँ पर एक कोशिका केंद्रीय कोशिका है। केंद्रीय कोशिका में अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आप इनको ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं। अगर कोशिका की जगह आप ध्रुवीय केंद्रक लिख के आ रहे हैं तब भी सही है, और अगर ये केंद्र में जो बताएगी ये केंद्रीय कोशिका है तब भी ये सही है। और बी वाली कोशिका बच्चों, सबसे ऊपर वाली कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं। तो 2 कोशिकाओं, जैसा कि बताया था कि चित्र, आजकल चित्र से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है और आज वही देखिए आपके सामने उपस्थित है। इस तरह हमने खंड ए यानी कि सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब सेक्शन बी चालू हो चुका है। उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द है। आइए सोल्व करते हैं इसको। समष्टि पारस्परिक क्रिया में परजीविता को उदाहरण देकर लिखिए। समष्टि पारस्परिक क्रिया बच्चों जिसमें 2 विपरीत जातियां, अलग अलग जातियां साथ साथ रहती है और एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी रहती है, उसे समष्टि पारस्परिक क्रिया कहते हैं। परजीविता को उदाहरण देकर समझाना है बच्चों। परजीविता होती क्या है? परजीविता में ध्यान रखिएगा, जो जू होती है, चिंचड़ियां होती है, तो कुत्तों में इनमें चिंचड़ियां, मानव में जू वगैरह जो है दूसरे जीव है। तो ये यहाँ पर परजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण लिया जा सकता है। पादपों में भी आप उदाहरण ले सकते हैं।
दूसरे जीव के शरीर पर रखकर पोषण प्राप्त करना परजीविता कहलाता है। अमरबेल का उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं। अमरबेल पादप भी परजीविता को दर्शाता है। बच्चों, स्वस्थानीय संरक्षण को समझाइए। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बच्चों, संख्या तक भी आपको लिखाई गई थी, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। बच्चों, जब ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे अपन निशान कोचिंग में, तो संख्याओं को बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट करवाया था, बताया था कि देखो बच्चों, यहाँ पर इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। स्वस्थानीय संरक्षण को समझाइए। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है बच्चों? जिसमें जो जीव या जो जंतु है उसको उसके प्राकृतिक आवास में रखकर संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसे इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। बच्चों, 90 राष्ट्रीय उद्यान है इस समय भारत में, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मादा तो होती है बच्चों इसमें द्विगुणित, नर मक्खी होती है अगुणित। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्र यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं आधे आधे, और इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता क्योंकि ये विभाजन होता है बच्चों समसूत्री। तो फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या वो की वही रह जाती है बनने वाले युग्मकों में, जबकि यहाँ पर बनते हैं 2 प्रकार के युग्मक। इस बार ये वाला युग्मक मादा युग्मक नर युग्मक से संयोग करता है, तो होने वाली संतान यहाँ पर मादा मक्खी के रूप में उत्पन्न होती है। और बच्चों, ये यहाँ पर जो युग्मक है मादा युग्मक, ये किसी नर से संयोग नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये नर का विकास कर लेगा। तो बच्चों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 16 और ये बन जाएगा नर। तो ये यहाँ पर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाने का तरीका बता दिया है आपके लिए। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु प्रतिकृति की उत्पत्ति, ORI की आवश्यक विशेषताओं को समझाइए। बच्चों यहाँ पर ORI ऐसा स्थान होता है बच्चों जहां पर प्रतिकृति सबसे अच्छे ढंग से की जाती है। ये नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष अनुक्रम होता है। क्या होता है बच्चों? विशेष अनुक्रम। और इस अनुक्रम में जो है, अगर हम वांछित डीएनए को जोड़ देंगे तो सबसे अच्छी यहाँ पर प्रतिकृति होगी। तो यहाँ पर बच्चों ये इसकी विशेषता हुई। अगर हम बात करें क्लोनिंग संवाहक में प्रतिकृति की और भी विशेषताएं, तो यहाँ पर प्रतिकृति का उत्पत्ति स्थल हो गया, क्लोनिंग स्थल हो गया, और वर्ण योग्य चिन्हक हो गए। ये सब भी आप ये सब लिखने के बाद एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आप यहाँ पर बता सकते हैं। पारजीवी जंतु का उपयोग जैव उत्पाद हेतु किस प्रकार किया जाता है समझाइए। बच्चों, पारजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल जिसको हमने कहा था, तो यहाँ पर पादप जंतु जीवाणु किसी के भी जीन को दूसरे जीव में अगर हम हस्तांतरित कर पा रहे हैं, तो ऐसे जीव को जो नया जीव बनेगा उसको हम पारजीवी जंतु कहते हैं। अल्फा लेक्टा एल्बुमिन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया था। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फीसीमा रोग के उपचार के लिए काम आता है बच्चों। अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, ये सब पारजीवी जंतु का उपयोग जैव उत्पाद बनाने में किया जाता है बच्चों। रोजी नामक गाय में अल्फा लेक्टा एल्बुमिन बनाया गया था, जो यहाँ पर दूध में जो आवश्यक प्रोटीन होनी चाहिए उसकी ये पूर्ति कर देता है। तो ये सारा आप यहाँ पर आराम से समझा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलिस्टिक गन या जीन गन किसे कहते हैं समझाइए। बच्चों, जब हम पुनर्योगज डीएनए तैयार कर लेते हैं, पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं बच्चों? जब डीएनए में दूसरा वांछित डीएनए जुड़ चुका है तो बन जाता है पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हमें कहाँ भेजना है? पादप कोशिका में। कहाँ भेजना है बच्चों? पादप कोशिका में। तो इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए बनाकर अगर हम पादप कोशिका के अंदर उसको भेज रहे हैं, तो हमें चाहिए जीन गन, यानी कि जो इस डीएनए को वहां पर ले जा सके। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने आपसे पूछा था कि गन होगी तो हमें गोलियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो गोलियां यहाँ पर हम
बायोलिस्टिक गन की सहायता से गोलियों को यानी कि डीएनए को यहाँ पर पादप कोशिका में पहुंचा देंगे। ध्यान रखिएगा गोलियों के ऊपर ये जो पुनर्योगित डीएनए है इसका लेप हो जाएगा, गोली तो बन जाएगी बच्चों किसकी, मतलब जो है टंगस्टन या सोने की हो जाएगी और उस पर लेप कर दिया जाएगा पुनर्योगित डीएनए का। जीन गन विधि को बहुत अच्छे ढंग से आप समझा के आए होंगे। बिल्कुल। जैव विविधता के अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। बच्चों अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप बताया था आपको किस तरह भूमध्य रेखा से 23 पॉइंट ऊपर और 23 पॉइंट नीचे यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश तक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा जैव विविधता इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है वह भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही रखा गया है। बच्चों अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप में आपने देखा कि किस तरह अक्षांशों पर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, लेकिन अगर आप ऊपर की ओर और बढ़ेंगे या नीचे की ओर और बढ़ेंगे शीतोष्ण क्षेत्र आ जाएगा तो बच्चों जैव विविधता में क्या होती जाएगी, लगातार कमी होती जाएगी। तो अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप यहाँ पर पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों में जैव विविधता की उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। मानव में शुक्र जनन की क्रिया के आरोही निरूपण का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों शुक्र जनन की क्रिया का निरूपण बताना है। शुक्र जनन बताया था आपको। शुक्र जनन की क्रिया में देख सकते हैं आप किस तरह शुक्राणु जन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया जो हमने पढ़ी थी बच्चों, ट्वेन होती है। ये लगातार कौन सा विभाजन करती है, ये लगातार समसूत्री विभाजन करती है। बच्चों गुणसूत्रों की संख्या जो प्रारंभ में मात्र कोशिका में होती है वो की वही यहाँ पर होती है। देखिए इस प्रकार स्पर्मेटोगोनिया बन चुकी है। शुक्राणु जन कोशिकाएं भी जिनको कहते हैं, एक कोशिका को यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए। ये यहाँ पर गुणन अवस्था हो चुकी है कंप्लीट। अब आगे यहाँ पर वृद्धि अवस्था। कोशिका अभी भी द्विगुणित बनी हुई है यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आप कितनी बता सकते हो, 46। ऊपर वाली कोशिका छोटी है, नीचे वाली कोशिका बड़ी है। बड़ी होते ही कोशिका का नाम चेंज होता है बच्चों, और क्या नाम हो जाता है उसका, शुक्राणु। यहाँ पर शुक्र जनक कोशिका इसको हम कहने लग जाएंगे। देखिए अब इसमें पहली बार विभाजन प्राथमिक यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, लेकिन आपको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कह सकते हैं आप इसको। पहला विभाजन हुआ बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, कोशिका का नाम चेंज, द्वितीय शुक्राणु कोशिका आप इसको कह सकते हैं। और इसमें अभी विभाजन होना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर स्पर्मेटिड कोशिकाएं बन चुकी है। ये फर्स्ट विभाजन था, एक सेकंड विभाजन। कोशिका का नाम फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया हम इनको कहने लग, यहाँ पर हम इनको स्पर्मेटिड यहाँ पर कहने लग जाएंगे बच्चों। और इसके साथ ये परिपक्व अवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर शुक्राणु बनने की तैयारी, इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये पूरा शुक्र जनन का चित्र यहाँ पर आपने कंप्लीट देख लिया है बच्चों। बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो अंड जनन पूछा जाता है बच्चों, जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे निशान कोचिंग में बताया था, या तो शुक्र जनन पूछा जाता है या अंड जनन पूछा जाता है। बच्चों देखिए इस बार शुक्र जनन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिलान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। बताया था आपको यहाँ पर अपनी जो टेस्ट सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज में भी बच्चों आपको मिलान वाले क्वेश्चन दिए थे। उस समय भले ही आपको थोड़ी असहजता हुई हो, लग रहा हो आपको कि कैसे क्वेश्चन डाल दिए, उस समय जरूर आपको थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, लेकिन देखिए आज उसका फल आपके सामने है बच्चों। इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन बोर्ड ने यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। आइए हम इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले होमो हेबिलिस मानव मांस नहीं खाते थे, होमो इरेक्टस मानव मांस खाते थे बच्चों। यहाँ पर ये पूछा गया इनकी विशेषता। ड्रायोपिथेकस वनमानुस जैसे एप जैसे दिखाई देते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो गया बच्चों।
एक न्यूक्लियोसोम की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों न्यूक्लियोसोम जैसा कि हमने बनाया था कि ये तो हो गई हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन अष्टक के नाम से इसको जाना जाता है। आप इसको नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं। बच्चों इस तरह की आपने चित्र यहाँ पर बना रखा है, यस या नो? तो ये पूरी संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। दो चीजें आपको इसमें बतानी है बच्चों, ये तो हो गया डीएनए और ये गोलाकार प्रोटीन हो गई हिस्टोन अष्टक। बच्चों चित्र की प्रैक्टिस करने की काफी बार आपसे बोला था। ये क्वेश्चन हमने जो अपने नॉर्मली वीकली टेस्ट होता है उसमें भी अपन ने ये वाला क्वेश्चन डाला था, न्यूक्लियोसोम की संरचना बनाकर आपको आनी थी। सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है बच्चों, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं। उत्तर सीमा 100 शब्द 100 वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन आया बच्चों, परागण। परागण को परिभाषित कीजिए। उन्मिल परागणी और अनुमिल परागणी पुष्पों की संख्या लिखिए। बच्चों परागण किसे कहते हैं? परागण आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है बच्चों। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे परागण क्रिया कहते हैं। परागण के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उन्मिल परागणी और अनुन्मिल परागणी पुष्पों की व्याख्या कीजिए। बच्चों बताया था आपको, उन्मिल परागणी पुष्प सामान्य फ्लावर की तरह होता है, बाकायदा वही खिलता है, रंग सुगंध सब उपस्थित हो सकती है। मैं बताया था आपको अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहाँ देखे गए हैं बच्चों? जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड देखे गए हैं। ये कभी खिलते नहीं है, ये हमेशा कलिका अवस्था में रहते हैं। कोमेलिना इसका राइट उदाहरण बताया था आपको। तो बच्चों ये इनकी व्याख्या हो गई। अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का आरेखित चित्र बनाइए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले भी दिया गया है, अपनी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला था, तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे ढंग से किया होगा। सबसे पहले अनुलेखन क्रिया को देखते हैं बच्चों। अनुलेखन क्रिया होती क्या है बच्चों? अनुलेखन क्रिया में डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बच्चों बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया को समझाइए। बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया बताई थी बच्चों आपको, किस तरह प्रारंभन होता है, किस तरह दीर्घीकरण होता है, बताया था, याद आया डायग्राम आपको? तो यहाँ पर आपने 3 चरण देख लिए बच्चों, प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिग्मा कारक आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आपको काम में लेना है बच्चों। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर काम आएगा क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर हमें डीएनए से डीएनए प्रतिकृति करनी होती तो डीएनए पॉलीमरेज बताया था आपको। आरएनए पॉलीमरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अनुलेखन क्रिया में आरएनए का निर्माण करना है। बच्चों यहाँ पर सिग्मा कारक आ चुका है जो प्रमोटर यानी कि उन्नायक स्थल से जुड़ेगा, डीएनए के उन्नायक स्थल से जुड़ने का कार्य करता है। इस तरह प्रारंभन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बच्चों ये आगे बढ़ता है कौन? सिग्मा कारक तो यहाँ पर अलग हो जाता है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार आगे बढ़ता है। जो यहाँ पर एक जो आरएनए होता है, आरएनए का निर्माण लगातार होता रहता है। जब आरएनए की लंबाई पर्याप्त हो जाती है तो बच्चों कौन सा कारक आ जाता है? रो कारक आ जाता है। रो कारक आते ही डीएनए का आगे खुलना बंद हो जाता है और अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छे ढंग से चित्र सहित आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वापस देखिए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। परागण ऊपर है और 14वें नंबर के क्वेश्चन में परागण और 15 में वापस परागण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बच्चों ये एक अच्छा भी है अपने लिए। देखिए क्या है, परागण के अभिक्रमक यानी कि कारक को परिभाषित कीजिए। बच्चों वे कारक जो परागण क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें परागण अभिक्रमक कहते हैं। कौन कौन से कारक परागण क्रिया में सहायता करते हैं? बच्चों वायु परागित पादपों में परागण को समझाइए। तो यहाँ पर जैविक और अजैविक कारक यहाँ पर परागण क्रिया में सहायता करते हैं। जैविक और अजैविक यहाँ पर बताएं। अजैविक यहाँ पर पूछा गया है, वायु परागित पादपों में परागण को समझाइए।
बच्चों जो घास वगैरह होती है उनमें वायु के द्वारा परागण होता है। ध्यान रखिएगा, इनके फ्लावर छोटे होते हैं, पुष्प गुच्छों के रूप में होते हैं, मकरंद वगैरह इनमें आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, वर्तिकाग्र बड़ी होती है ताकि वायु में उड़ते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सके। तो ये सारी विशेषताएं आप वायु परागित पादपों में लिख कर आए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया है। नेक्स्ट, मानव जीनोम परियोजना की कोई एक मुख्य विशेषता लिखिए। बच्चों जो इसकी परिभाषा है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मानव जीनोम परियोजना जो है ऐसी परियोजना है जिसमें मानव के सभी जीनों का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया गया है। सभी जीनों का पता लगाना, उनके कार्यों का निर्धारण करना, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है ताकि हमें सब जीनों के बारे में जानकारी हो जाए। अंतरण आरएनए का चित्र बच्चों बहुत सिंपल चित्र यहाँ पर पूछ लिया गया है। अंतरण आरएनए बताया था आपको किस तरह अंतरण आरएनए का चित्र बनाना है। बना के आए होंगे बच्चों आप, उम्मीद है पूरी ढंग से बना के आए होंगे अंतरण आरएनए का चित्र। ये देखिए अंतरण आरएनए का चित्र, AYR भी लिख सकते हैं या आप एमिनो भी लिख सकते हैं नॉर्मल। बच्चों एंटीकोडॉन भुजा है जो नीचे mRNA होगा उसको पढ़ने का काम करेगा tRNA। एंटीकोडॉन भुजा पाई जाती है tRNA के पास। बहुत अच्छे ढंग से आपने ये समझाया होगा। इसमें सिर्फ चित्र बनाना था और मानव जीनोम परियोजना की परिभाषा विशेषता लिखनी थी। 2 नंबर का चित्र है बच्चों, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन देखिए इस बार बोर्ड ने 2 नंबर का चित्र यहाँ पर पूछा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। बच्चों वाहित मल से आप क्या समझते हैं? नगरों और शहरों में घरों से निकला अपशिष्ट मलमूत्र सीवेज के नाम से जाना जाता है। सीवेज यहाँ पर वाहित मल को कहा गया है। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? बच्चों वाहित मल हमारे लिए हानिकारक होगा इसी क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो पानी के द्वारा, जो पीने का पानी होता है उसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप, इसमें काफी आराम से लिख सकते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर हानियां बता सकते हैं और रोगों को भी बता सकते हैं कि मल के, वाहित मल या गंदा पानी अगर हम पी लेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। आप 1-2 लाइन वहां पर भी लिख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिखने के हिसाब से दिया है बोर्ड वालों ने। आइए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव की भूमिका को उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों जैव नियंत्रक होता क्या है? बच्चों जैव नियंत्रक वे इस तरह की विधियां बताई गई जिसमें जीव के द्वारा हानिकारक जीव को नष्ट करवाया जाता है, उसे जैव नियंत्रक कहते हैं। बच्चों जिस जीव को नष्ट किया जा रहा है वो भी जीव है और जो जीव नष्ट करेगा वो भी जीव है, तो इसको जीव के द्वारा जीव को नष्ट करवाया जा रहा है, जैव नियंत्रक कहते हैं। सूक्ष्म जीव की भूमिका को उदाहरण द्वारा समझाइए। बिल्कुल समझा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर। ट्राइकोडर्मा एक कवक है जिसका उपयोग दूसरे जीवों को नष्ट करने में किया जाता है, तो ये भी बीटी जीवाणु ले सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत सारे उदाहरण है बच्चों समझाने के लिए। बीटी जीवाणु जो है बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा भी जो है दूसरे जीवों को नष्ट किया जा सकता है। कैटरपिलर को यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है बीटी जीवाणु के द्वारा। बीटी जीवाणु का यहाँ पर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और पौधों पर छिड़क दिया जाता है बच्चों, पानी में मिलाकर घोल के रूप में। अब जैसे कैटरपिलर खाएगा वो बीटी जीवाणु का जो रस है वो उसकी आंत में चला जाएगा और यहाँ पर जो है उसमें छेद हो जाएगा, प्लस कैटरपिलर की मृत्यु हो जाएगी। बच्चों लास्ट सेक्शन डी आ चुका है, खंड ड यानी कि सेक्शन डी आ चुका है। समझ जाइए मेजर क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है 17 क्वेश्चन है यहाँ पर, संख्या के पिरामिड का योजनाबद्ध आरेख बनाइए। बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, आप आरेख बना के आ चुके होंगे। योजनाबद्ध आरेख का मतलब होता है किस तरह कौन सा जीव किसको खाएगा बच्चों। यहाँ पर उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता।
बच्चों इस तरह का यहाँ पर एक सीधा पिरामिड भी आप बना सकते हो, संख्या का पिरामिड, क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा उत्पादकों की यानी कि पेड़ पौधों की ही होती है। जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत गजब का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड ने डाला है बच्चों। जलीय पारितंत्र के गुण धर्म हमने समझ रखे हैं। एक तालाब का उदाहरण लिया था, एक तालाब में आपको जैविक और अजैविक घटकों के बारे में पूरा समझाया था। जैविक घटक के रूप में तो जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, शैवाल भी हो सकते हैं यहाँ पर, और अजैविक घटक के रूप में आपको बताया था कि तालाब में क्या क्या अजैविक घटक है बच्चों। तो यहाँ पर पानी है, मृदा है, वायु है, मिट्टी और अन्य जल खनिज लवण पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बच्चों इसको और अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है कि बैक्टीरिया यहाँ पर तालाब की पेंदी में जमा रहते हैं और ऊपर जो है मछलियां वगैरह, पादप वगैरह ये यहाँ पर तैरते हुए रहते हैं। जब कोई जीव मर जाता है बच्चों या अपशिष्ट पदार्थ शरीर से त्यागा जाता है तो सबसे पहले कवक उसका अपघटन करते हैं, जीवाणु उसका अपघटन करते हैं और अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिसका उपयोग पादप की जड़ों द्वारा कर लिया जाता है। पूरा यहाँ पर गुणधर्म बताया था आपको, जलीय पारितंत्र का गुणधर्म तालाब के उदाहरण की सहायता से आपको यहाँ पर समझाते हुए लिखना था। इसका अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 17वें का अथवा वाला क्वेश्चन, जैव मात्रा के पिरामिड का योजनाबद्ध आरेख बनाइए। बच्चों यहाँ पर इसने यूं नहीं दे रखा कि जैव मात्रा का पिरामिड आपको उल्टा बनाना है या सीधा बनाना है। आप चाहो तो समुद्र वाला पिरामिड लोगे तो उल्टा बना सकते हो तालाब का, तो और अगर आप सीधा पिरामिड बनाना चाह रहे हो तो सीधा भी यहाँ पर बना सकते हैं। पादपों का वजन सबसे ज्यादा है, उससे कम प्राथमिक उत्पादक और सबसे कम प्रत्येक उत्पादक का वजन यहाँ पर सबसे कम होगा। जैव मात्रा भार भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अपघटन की प्रक्रिया और इसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अपघटन की प्रक्रिया सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है बच्चों, उसे हम अपघटन कहते हैं। अपघटन का पूरा चित्र आपको समझाया था बच्चों। किस तरह एक पादप होता है, उस पादप की पत्ती अगर जमीन पर गिरती है तो किस तरह जो है सूक्ष्म जीव उस पत्ती का खंडन करना शुरू कर देता है। इस तरह का चित्र आपने बनाया था। केंचुआ जो है सड़ी गली पत्तियों को खा रहा है, निक्षालन हो रहा है बच्चों। क्या क्या चरण इस्तेमाल किए थे हमने? सबसे पहले खंडन इस्तेमाल किया था, पहला चरण। तो खंडन में हमें यहाँ पर बताना था कि सूक्ष्म जीव के रूप में केंचुआ मुख्य अपराधारी भूमिका निभाता है। फिर निक्षालन पढ़ा था बच्चों, अब चयन पढ़ा था, उसके बाद तीसरा चरण अब चयन बता सकते हो, सूक्ष्म जीवों द्वारा अब चयन कर लिया जाता है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन बताया था बच्चों। ह्यूमिफिकेशन की क्रिया यहाँ पर बता सकते हो कि ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का निर्माण होता है, इस क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। किस तरह, लेकिन अभी भी जो पदार्थ बना है, हालांकि अच्छे पदार्थ बनना शुरू हो गए लेकिन पादप की जड़ें अभी नहीं ले पा रही। तो लास्ट चरण आपको बताना था खनिजी भवन, मिनरलाइजेशन जिसको कहा था खनिजी भवन। खनिजी भवन में अपशिष्ट जो है पूरी तरह से सरल अकार्बनिक तत्वों में बदल चुका है और पादप की जड़ें वापस इस खनिज को मृदा से ग्रहण कर लेगी। बच्चों पूरी स्टेप यहाँ पर हमने अपघटन की प्रक्रिया की समझ ली है। क्वेश्चन नंबर 18, टाइफाइड रोग के लक्षणों को समझाइए। बिल्कुल, टाइफाइड रोग के दो लक्षण समझाइए बच्चों। टाइफाइड रोग जो है दूषित भोजन और जल से होता है। टाइफाइड रोग में मियादी बुखार बन जाता है, यानी कि लंबे समय तक बुखार रहता है, रोगी को भूख नहीं लगती, हाथ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। ये टाइफाइड रोग के दो लक्षण हो गए। टाइफाइड रोग संक्रमण के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। किन वजह से टाइफाइड रोग होता है बच्चों? दूषित भोजन, गंदा पानी, गंदा खाना खाने से ये रोग होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको बता सकते हो बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है अथवा वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जिस तरह आप यहाँ पर समझ रहे हैं
निशान कोचिंग में जो पेपर टेस्ट सीरीज हुई है, आपको लग रहा होगा बच्चों क्यों इतना मतलब इस आसान लग रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों मलेरिया रोग के 2 लक्षण लिखिए। मलेरिया रोग के 2 लक्षण आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों। इसमें रोगी को तेज सर्दी लगती है, बुखार आता है, बार बार बुखार उतर भी सकता है, फिर वापस बुखार आ जाता है, सिर दर्द होता है, अत्यधिक कमजोरी हो जाती है। ये 2 लक्षण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। बच्चों सबसे पहले बताया था आपको चित्र की सहायता से, स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर मच्छर काटता है। अब ये मच्छर यहाँ पर अपनी लार के माध्यम से जो है अपना जो उसकी लार में जो प्लाज्मोडियम होता है, उस प्लाज्मोडियम को ये यहाँ पर स्पोरोजोइट के रूप में छोड़ देता है। क्या छोड़ता है बच्चों? स्पोरोजोइट। उसकी लार में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम की प्रारंभिक संक्रमणकारी अवस्था स्पोरोजोइट होती है, जीवाणु के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्पोरोजोइट सीधा यहाँ से रक्त में आता है। रक्त में सबसे पहले ये हमारे रक्त के माध्यम से यकृत कोशिकाओं में जाता है, वहां पर ग्लाइकोजन का भक्षण करता है। ग्लाइकोजन का भक्षण करने के बाद वापस ये यकृत कोशिकाओं को डैमेज करता हुआ आरबीसी में आता है। बच्चों आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन का ये तेजी से भक्षण करता है बच्चों, और भक्षण करने के बाद ये यहाँ पर अपना आकार बढ़ा लेता है। कुछ बड़े आकार के होते हैं वो मादा के रूप में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं वो नर के रूप में होते हैं। बच्चों अब ये यहाँ पर जन्म की तैयारी करते हैं, लेकिन मानव के शरीर का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है, हीमोजोइन कणिकाएं बन चुकी है। हीमोजोइन कणिकाएं कैसे बनी? जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन को तोड़ा गया, खाया गया, तो फिर हीमोजोइन कणिकाएं बन गई। वो रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में गई, और मस्तिष्क में रोगी के मस्तिष्क में जाकर उन्होंने यहाँ पर जो है मस्तिष्क को उत्प्रेरित किया, और मस्तिष्क ने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो बच्चों रोगी को तेज बुखार हो गया। उस समय टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो ये यहाँ पर जनन नहीं कर पाएंगे, निषेचन नहीं कर पाएंगे। इस रोगी व्यक्ति को अब कोई दूसरा यहाँ पर जो है मच्छर आता है बच्चों खाने के लिए। अब ये मच्छर जो है रक्त पिएगा, और ये यहाँ से नर और मादा जो अवस्था चल रही थी उसको अपने शरीर में ले जाएगा। मच्छर के शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो आराम से वहां पर ये मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। युग्मनज का आगे भ्रूण के रूप में विकास होता है। उसके बाद ये लार ग्रंथि में आ जाता है, और ये मच्छर वापस संक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वापस घूम फिर कर हम वापस आ चुके हैं। तो ये पूरा जीवन चक्र यहाँ पर हो चुका है बच्चों। मच्छर का, प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र यहाँ पर हो चुका है। बच्चों आइए मैं आपको बता देता हूं कि अब ये पूरा पेपर हमने सोल्व कर लिया है। बहुत अच्छा साथ दिया आपने, और ये भी हमें पता चल गया कि अधिकांश क्वेश्चन हमारी जो निशांस की टेस्ट सीरीज हुई है उसमें से मिले हैं। आइए मैं एक बार उनका पूरा हिसाब आपको बता देता हूं, किस तरह जो है यहाँ पर निशांस की टेस्ट सीरीज और जो बुकलेट है बच्चों, उस बुकलेट का यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि कितना परसेंट मैटर यहाँ पर मिला है। बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर ये बोर्ड का पेपर है बच्चों आज का। अब मैं यहाँ पर ये देखो, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो बोर्ड का पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपने जो B2 पेपर हुआ है, कौन सा B2 पेपर बच्चों? टेस्ट सीरीज का जो B2 पेपर हुआ है उसका पहले का 15वां क्वेश्चन ऐसे कैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है इस तरह से। देखिए बच्चों यहाँ पर मतलब बोर्ड का पहला का तीसरा क्वेश्चन B2 पेपर से आया है। दूसरा देखते हैं अपन, एक प्रारूपिक केंद्रक में यानी कि चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा क्वेश्चन, ये अपनी बुकलेट से आया है बच्चों। बुकलेट मतलब यहाँ पर अपने नोट्स ही यहाँ पर आपको समझने हैं। बुकलेट का भी उतना ही महत्व है जितना नोट्स का था, क्योंकि हमने आपसे बोला था बच्चों कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
और ये बुकलेट का 48 नंबर का जो पेज है, 48 नंबर के पेज से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है। आइए देखते हैं उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है बोर्ड का, पहले का 7वां क्वेश्चन, वो यहाँ पर बुकलेट के पेज नंबर 71 से लिया गया है बच्चों। 71 पेज पे आप इसको देख सकते हैं, नोट्स में मिला सकते हैं। 10वां क्वेश्चन बात करें हम, पहले का 10वां क्वेश्चन बुकलेट के पेज नंबर 13 से लिया गया है बच्चों। तो यहां पर देखिए आप किस तरह क्वेश्चन एज इट इज लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं उसके बाद 6 नंबर यानी कि पहले का 16वां क्वेश्चन, ये बोर्ड के पेपर का था और ये आया है अपने B3 से, दूसरे का सेकंड। B3 जो पेपर हुआ है बच्चों, निशान टेस्ट सीरीज का B3 का जो पेपर हुआ है, उसका जो दूसरा और उसका भी दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, वहां से ये पूछा गया है। आइए उसके बाद देखते हैं 17वां क्वेश्चन, पहले का 17वां क्वेश्चन, ये बुकलेट के पेज नंबर 82 से आया है बच्चों। नोट्स में भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बुकलेट में 82 पेज आपको इसमें देखना है। ये कंफर्मेशन इसलिए करवाया जा रहा है बच्चों, कई बार मतलब बच्चे सोच लेते हैं कि मतलब ये कहाँ लिखवाया, ये कहाँ पढ़ा था, तो आपको बिल्कुल आसानी से आप वहां तक पहुंच सके, तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है। 18वां क्वेश्चन भी बच्चों वही है। ये बुकलेट के 94 पेज से आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड का, दूसरे का पहला क्वेश्चन, वो बुकलेट के पेज नंबर 17 से आया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर का, दूसरे का सेकंड भी आप देखेंगे मेजर पेपर से यहाँ पर आया है बच्चों। मेजर पेपर जो हुआ था अपनी निशान की टेस्ट सीरीज का मेजर पेपर, उसमें तीसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये था अपने उसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन भी देखिए बच्चों किस तरह पूछा गया है। दूसरे का थर्ड, ये बुकलेट से आधारित है, बुकलेट के पेज नंबर 55 से। बच्चों कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, आपने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। बच्चों अगर हम बात करें दूसरे के 5वें क्वेश्चन की, तो ये बुकलेट के 103 पेज से लिया गया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 93 पेज से ये क्वेश्चन आया है, बुकलेट के 93 पेज। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो बोर्ड में पूछा गया था, थर्ड का पहला पेपर है, बोर्ड का पेपर है। इसमें B2, अपने जो B2 पेपर हुआ है बच्चों, टेस्ट सीरीज का जो B2 पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही जो है पूछ लिया गया है। बात करें अपन तीसरे के दूसरे की, ये B1 से आया है बच्चों। देखिए टेस्ट सीरीज के जो B1 पेपर हुआ है, उसमें 15वें का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। आप ये हमारे जो पेपर हुए हैं, किस तरह माइनर क्वेश्चन हुआ है, माइनर कितने हुए हैं बच्चों, B1, B2, B3, B4 और एक मेजर हुआ है बच्चों। तो इस तरह वही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और लास्ट में जो आपसे बताई जा रही है बात, बुकलेट जो हमारे नोट्स के रूप में है यहाँ पर, तो ये बुकलेट भी आपको यहाँ पर काम में कितनी ज्यादा सहायता कर रही है। देखिए आप
तो बुकलेट निशांत की बुकलेट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नोट्स हमारे नोट्स है वो यहाँ पर बिल्कुल इसी रूप में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन अपन यहाँ पर मिला रहे हैं, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन मिला चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर बुकलेट के 91 पेज से आया है। चौथा क्वेश्चन भी बुकलेट के 102 नंबर पेज से आया है। बच्चों देखिए आप यहाँ पर, मैं बात करूं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन B4 पेपर से आया है बोर्ड का। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, तीसरे का पांचवा, और ये पूछा गया है B4 में 14वें नंबर का क्वेश्चन। बच्चों सातवां क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है बात करें अपन मेजर पेपर में फर्स्ट का फर्स्ट, टेस्ट सीरीज का जो मेजर पेपर हुआ है सहभोजिता वाला सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए बोर्ड का, आठवां क्वेश्चन तीसरे का ये आया है बच्चों B4 से, पहले का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर किस तरह जो है चीजें बताई जा रही है बच्चों। आपको चित्र पूछा था बच्चों 10वां, ये जो चित्र आया है ये चित्र भी आपको ऐसे कैसे हमने बता रखा था। मेजर का तीसरे का 8वां क्वेश्चन, मेजर का तीसरे का 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया था बच्चों। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो है बोर्ड का चौथा क्वेश्चन ये आया है बच्चों मेजर के तीसरे के चौथे से। मेजर का जो तीसरे का चौथा क्वेश्चन था वहां से बोर्ड ने पूछा है। उसके बाद बात करें हम पांचवें क्वेश्चन की, ये B4 का पहले का पांचवा, B4 का पहले का पांचवा क्वेश्चन। बच्चों देखिए किस तरह से अपने जो निशांत की टेस्ट सीरीज हुई है वहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं। आइए सातवां क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। B3 का सातवां, देखिए क्वेश्चन नंबर तक भी यहाँ पर मैच खा रहे हैं। बोर्ड का सातवां क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, B3 का सातवां क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। आठवां क्वेश्चन बोर्ड का, B4 का 11वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन मेजर, इसका नौवां क्वेश्चन मेजर का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरे का 8वां। बात करें हम 10वें क्वेश्चन की बच्चों, देखिए क्रम से किस तरह क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन बुकलेट के 123 नंबर पेज से आया है। बोर्ड का 10वां क्वेश्चन बुकलेट के 123 नंबर पेज से आया है बच्चों। आपके लिए ये काफी मेहनत करके ये कंक्लूजन निकाला है हमने, ताकि आपको पता चले कि निशांत कोचिंग किस तरह पूरा ध्यान रख रही है आपका परसेंटेज बनाने में, किस तरह हम हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जैसा कि आपने देख रखा होगा बच्चों, निशांत कोचिंग का जो रिजल्ट आता है लोगों को इंतजार रहता है, बच्चों में एक उत्साह रहता है कि इस बार भी किस तरह रिकॉर्ड टूटेगा। बच्चों बात करें हम 11वें क्वेश्चन की, देखिए नंबरिंग यहाँ पर पूरी नंबरिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की तो B2 का 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन बोर्ड पेपर का मिला रहे अपन 14वां क्वेश्चन बोर्ड का यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये मेजर का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। अपने जो टेस्ट सीरीज का मेजर पेपर हुआ है उस तीसरे का पहला क्वेश्चन है। बात करें हम अथवा वाले क्वेश्चन का तो इसी का ही अथवा अगर हम लें तो वो आया है बच्चों B1 का 16वां क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का पूरा हिसाब आपके सामने यहाँ पर बताया जा रहा है। बात करें हम 15वें क्वेश्चन की, बोर्ड का 15वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो यहाँ पर पूछा गया है B1 का
9वां क्वेश्चन, B1 का 9वां क्वेश्चन है ये। बात करें हम 16वें क्वेश्चन की, बोर्ड का 16वें नंबर का क्वेश्चन है ये। B3 जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, उसका 12वां क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। बात करें हम सेक्शन डी की, बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 17 मेजर का जो पेपर हुआ है टेस्ट सीरीज का, उसका 16वां क्वेश्चन। बोर्ड का 17वां क्वेश्चन अपने जो टेस्ट सीरीज के पेपर हुए हैं मेजर का 16वां क्वेश्चन से बिल्कुल सेम यहां पर मिल रहा है बच्चों। बात करें और वाले की 17वें का, और वो मिला है B4 का 16वां क्वेश्चन। देखिए यहां पर 17वें का और वाला क्वेश्चन B4 के 16वें से मिला है। बात करें बच्चों अपन आगे 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन यहां पर अथवा वाला मिला है, मलेरिया रोग वाला। ये B3 का जो 15वां क्वेश्चन है वहां से मिला है बच्चों। इस तरह आपने देखा कि किस तरह अपनी जो बुकलेट है बच्चों, बुकलेट के साथ साथ जो निशांस की जो टेस्ट सीरीज हुई है, 4 तो माइनर पेपर है और 5वां मेजर पेपर है। किस तरह आपने देखा कि अधिकांश, मतलब अगर आप देखें तो 70 से 80% या इससे ज्यादा का जो बोर्ड का पेपर है वो हमारी कोचिंग, निशान कोचिंग की जो है टेस्ट सीरीज जो है और बुकलेट जो है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बच्चों, इनमें से ये क्वेश्चन मिला है। और आपने देखा होगा किस तरह ऑफलाइन में हम तैयारी करवाते हैं, किस तरह निशांस क्लासेज कोटा की नंबर 1 क्लासेज बन चुकी है, कितनी मेहनत यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। बच्चों एक बार मैं आपको वापस बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी जो है मेहनत है प्लस आपकी जो गजब की मेहनत है उस पर बिल्कुल ध्यान रखा और परफेक्ट पेपर यहाँ पर बायोलॉजी का आपने दिया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं बच्चों। इस तरह आप जुड़े रहिए निशांस के साथ, और निशांस है तो आपकी सफलता निश्चित है।